हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्लीज छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, गलती हो गई मुझसे, प्लीज जाने दो मुझे। हर सुबह की तरह वो आज भी खौफ भरी आवाज में चिल्लाते हुए अचानक से डरकर नींद से जाग उठा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर किचन में काम कर रही उसकी माँ घबरा उठी और दौड़ती हुई उसके पास आई। रवि, रवि बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? वो मुझे नहीं छोड़ेगी माँ, मार डालेगी वो मुझे। देखो वो शीशे के पास खड़ी है, अभी भी मुझे घूर रही है। चली जाओ यहाँ से। उसके जाने का दुख मुझे भी है बेटा, लेकिन तू शांत हो जा, कोई नहीं है वहाँ। डॉक्टर ने कहा था कि समय पर अपनी दवाई लेना, लेकिन तू किसी की एक नहीं सुनता है। जब से वो इस दुनिया से गई है तब से ना जाने तुझे क्या हो गया है। रवि की माँ उसे ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी मंगेतर निधि उससे मिलने आ गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतने घबराए हुए क्यों? तुमने फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? वो सपना नहीं, हकीकत है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं, यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात का? इतना कहकर वो अपना सर पीटते हुए तेज तेज चिल्लाता हुआ अपने ही बालों को नोचने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ रवि, तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। तुमसे किसी ने कहा है कि हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। हम जानते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। तुम चाहते हो ना कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तो लो ये दवाई खा लो। अपनी बातों में बहला फुसलाकर निधि ने उसे उसकी दवाइयाँ खिला दी और उससे कहा, तुम्हें याद है ना शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, टाइम से पहुंच जाना प्लीज। तुम्हें पता है ना कि इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है, प्लीज तुम अपनी बर्थडे पार्टी मेरे बिना ही एंजॉय कर लेना। क्या? अगर तुम ही मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। जाने दो, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी कि पार्टी कैंसिल हो गई है। निधि को उदास देखकर रवि का मन भी उदास हो गया और उसने निधि की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हामी भर दी। उसकी बात सुनकर बर्थडे पार्टी में प्रिपरेशंस के लिए निधि भी वहां से चली गई और शाम को तैयार होकर रवि अपनी कार से ड्राइव करता हुआ निधि के घर की तरफ निकल गया। शुक्र है एंड टाइम पर मुझे निधि का गिफ्ट याद आ गया, पर पता नहीं उसे ये नेकलेस पसंद आएगा भी या नहीं। क्यों पसंद नहीं आएगा? तुमने जो इसे खरीदा है। ये आवाज तो। इतना कहकर रवि ने जैसे ही गाड़ी के मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। तुम तो मर चुके हो ना, तुम मेरी गाड़ी में कैसे आ गई? प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नो, तुम्हें यहाँ से लिए बिना तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तो बस तुम्हें अपने साथ लेकर। इतना कहकर वह लड़की बड़े ही भयानक तरह से हंसने लगी। रवि लगातार गाड़ी के मिरर से उस लड़की की ओर देख रहा था। डर के मारे रवि का पूरा शरीर अब बुरी तरह कांपने लगा था। तभी धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसकी आंखें किसी राक्षस की तरह भयानक लाल रंग की हो गई। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, वह भयानक आत्मा अचानक ही रवि पर झपट पड़ी और रवि के हाथों से उसकी गाड़ी का कंट्रोल छूटने लगा और वह खुद को उससे छुड़ाने के लिए बुरी तरह चिल्लाने लगा। तभी उसकी गाड़ी की खिड़की पर जोर से एक आवाज हुई, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसकी गाड़ी की खिड़की को खटखटाया हो। उस आवाज को सुनकर अचानक रवि होश में आया। उसने गाड़ी के अंदर देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन एक लड़का अभी भी उसकी खिड़की पर लगातार नॉक कर रहा था। इसलिए रवि ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। आप ठीक तो है ना भैया? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप पर मेरी नजर पड़ी। इतनी रात को शमशान के बाहर इस तरह रुकना ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। क्या कहा? शमशान घाट? लेकिन ये शमशान घाट तो मैंने बहुत देर पहले ही क्रॉस कर लिया था, तो फिर मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? डर के मारे रवि का बुरा हाल हो चुका था कि तभी रवि के फोन पर एक रिंग हुई। ओह नो, निधि का कॉल। वो मेरा ही वेट कर रही होगी। हेलो, कहाँ हो तुम? और मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तुम्हारे घर पर फोन किया तो आंटी ने कहा कि तुम 1.5 घंटे पहले ही घर से निकल गए थे।
तुम्हारे घर से मेरे घर का रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का है। आखिर तुम हो कहाँ? निधि की बात सुनकर रवि को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसे घर से निकले इतना वक्त हो चुका है। इसलिए उसने फोन में टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो घर से 9 बजे ही निकल गया था। वही तो मैं पूछ रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस 15 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। रवि पहले ही बहुत डर चुका था, इसलिए वो वहां से निकलने के लिए हाई स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करने लगा और किसी तरह निधि के घर पहुंचा। तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? हे भगवान, तुम तो बुरी तरह पसीने से भीग रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो तुम्हारा केक काटते हैं। वैसे भी तुम्हारे सभी फ्रेंड्स मेरा वेट करके बोर हो गए होंगे। रवि और निधि बर्थडे सेलिब्रेट करने हॉल में गए और वहां निधि ने अपने बर्थडे का केक काट लिया और रवि ने निधि के गले में उस नेकलेस को पहना दिया कि तभी अचानक निधि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने ध्यान से रवि के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा निधि को एक भयानक लाश की तरह दिखने लगा। वह रवि को देखकर बेहद बुरी तरह से डर गई और किसी से बिना कुछ कहे उस नेकलेस को अपने गले से फेंककर अचानक वहां से भाग गई। हे, ये निधि को क्या हुआ? लगता है निधि को रवि का गिफ्ट पसंद नहीं आया। कम ऑन यार मानव, हर जगह ये मजाक अच्छा नहीं लगता। जरूर निधि को कुछ हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। रवि निधि से बात करने उसके रूम की तरफ गया, लेकिन निधि ने रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। रवि बाहर बाहर दरवाजे को खटखटाकर निधि को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन ना जाने निधि क्यों दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। कम से कम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो ना, प्लीज गेट खोलो। इतनी आवाजें लगाने के बाद भी निधि ने रवि की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए रवि को अब उसकी चिंता होने लगी। मुझे नीचे जाकर रूम की चाबी लेकर आनी ही होगी, पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। रूम की चाबी लेने रवि जैसे ही नीचे हॉल में गया तो हॉल का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभी 2 मिनट पहले जो हॉल निधि के दोस्तों से भरा हुआ था, अब उस हॉल में कोई भी नहीं था। और तो और ना ही उस हॉल में बर्थडे का कोई केक और ना ही बर्थडे की कोई डेकोरेशन थी। ये सब क्या हो रहा है? अभी 2 मिनट पहले तो सब यहीं पर थे। मानव, तानिया, कहाँ हो तुम सब? उनमें से तो कोई भी यहाँ नहीं है। वो लोग तो यहाँ आए ही नहीं। निधि, तुम आ गई। प्लीज मुझे उससे बचा लो। तुम तो सब जानती हो, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब कुछ वही कर रही है, मैं जानता हूँ। रवि के इतना कहते ही निधि बड़ी ही डरावनी हंसी के साथ हंसने लगी और वो खुद ही अपने शरीर को मोड़कर अपनी हड्डियों को तोड़ने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा सफेद होकर उसी भयानक लड़की के चेहरे में बदल गया। तुम यहाँ? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। निधि, मेरी निधि कहाँ है? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए और कुछ ही देर में अब मैं तुम्हें भी उसके पास पहुँचा दूंगी। बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था ना तुम दोनों ने मुझे, मेरे प्यारे भैया। लावण्या प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो सब निधि का ही प्लान था। मैं तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था। तुमने उसे उसकी सजा दे दी ना, तो प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। भाई नहीं, राक्षस हो तुम। सच कहती थी माँ कि एक सौतेला रिश्ता कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पापा ने तुम्हारी माँ से शादी की। तुम्हारी माँ ने तो कभी तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी बहन नहीं समझा। तुम्हें तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी। पापा ने आधी प्रॉपर्टी तो पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी, लेकिन तुम्हें तो मेरे हक का भी सब कुछ चाहिए था। तुम मार दिया मुझे, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए। तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं जिंदा थी। मैंने अपना भाई समझकर फिर भी तुम्हारे पास कॉल करके तुम्हें वहां बुलाया, तो तुमने और तुम्हारी निधि ने मुझ जिंदा को गाड़ी समेत पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और इस मर्डर को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया। भले ही कानून के पास तुम्हारे गुनाहों का कोई सबूत नहीं था, लेकिन मैं तो तुम्हारे हर गुनाह को जानती हूँ।
अपने हर एक गुनहगार को तो मैंने मुक्त कर दिया, अब बारी तुम्हारी है। इतना कहते ही लावण्या की आत्मा रवि पर झपट पड़ी और उसने रवि के शरीर के मांस को नोच नोच कर उसके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। रवि की चीखों की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। कुछ देर तक उन भयानक चीखों की गूंज के बाद सब कुछ शांत हो गया और रवि ने बुरी तरह तड़पते हुए वहीं अपना दम तोड़ दिया। जो इंसाफ ये दुनिया लावण्या के लिए ना कर सकी, वह इंसाफ आज उसने खुद अपने लिए कर लिया और अपने गुनहगारों को सजा देकर आज वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। घड़ी में ठीक 12 बज चुके थे। जनवरी की भरी सर्दी में एक जवान युवक अपने शरीर पर चादर ओढ़े जंगल के रास्ते से बड़ी ही तेजी से चलता हुआ गांव के कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहा था। रात के ठीक 12:30 बजे वह कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लोटा था। उसने उस लोटे को कब्रिस्तान में रखा और पास ही दफन एक कब्र के ऊपर की मिट्टी को अपने हाथों से खोदने लगा। कुछ देर खोदने के बाद उसे उस कब्र के अंदर एक बहुत ही छोटे बच्चे का आधा गला हुआ शरीर दिखा। उसके आधे शरीर का मांस पूरी तरह गल चुका था। उसके आधे जिस्म पर केवल हड्डियां ही नजर आ रही थी। बाकी बचे आधे जिस्म के मांस को उसके शरीर पर रेंग रहे कीड़े चुन चुन कर खा रहे थे। वो उस बच्चे के मुर्दा शरीर को बाहर निकाल कर लाया। उसने कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर एक सफेद रंग की चीज से वहां एक गोल घेरा बनाया। उसने उस बच्चे के मुर्दा शरीर को उस गोल घेरे के अंदर रखा और वहां बैठकर एक किताब से पढ़ते हुए कुछ मंत्रों का जाप करने लगा। मंत्रों का जाप पूरा होते ही उसे वहां बेहद ही ठंडी हवाएं महसूस होने लगी। उसने देर न करते हुए उस लोटे को उठाया और उसमें रखे गाय के दूध को वह उस बच्चे के मुर्दा शरीर पर डालने लगा। दूध का स्पर्श पड़ते ही बच्चे के मुर्दा शरीर में कुछ हलचल होने लगी। उस बच्चे का वो मुर्दा शरीर अचानक ही बड़े असामान्य तरीके से जोर जोर से कांपने लगा और कुछ देर बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। तभी उस युवक ने उस बच्चे के मुर्दा शरीर को उस गोल घेरे के बीच से उठाकर वापस उसी कब्र में दफन कर दिया और उस लोटे को लेकर अपने घर चला आया और गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद फोन की रिंग के साथ उसकी नींद खुली। उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने बड़े ही हड़बड़ाते हुए फोन उठाया। गुड मॉर्निंग माय लव। जतिन की बात का उसकी गर्लफ्रेंड रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज तेज सिसकियां भरते हुए रोने लगी। क्या हुआ रागिनी? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ पापा को? पापा अब नहीं रहे। रागिनी ने रोते हुए ऐसा कहा और सिसकियां भरते हुए फोन पर ही बेहोश हो गई। जतिन बहुत देर तक फोन पर हेलो हेलो चिल्लाता रहा, लेकिन उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिला। उसे अब रागिनी की चिंता होने लगी थी, इसलिए वह देर ना करते हुए सीधा रागिनी के घर पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर देखा तो रागिनी के पिता की अर्थी सजाई जा रही थी। उनकी अचानक बेकारण मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में था। जब जतिन को यह बात पता चली कि कल रात तक रागिनी के पापा बिल्कुल ठीक थे और आधी रात को अचानक वो चल बसे, तो जतिन के लिए भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया। कुछ दिन बीते, अभी तक कोई भी रागिनी के पापा की मौत से उभरा भी नहीं था कि उसी असामान्य तरीके से कुछ दिन बाद जतिन के पिता की भी मृत्यु हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह आधी रात को अचानक रागिनी के पिता की मृत्यु हुई थी। जतिन बहुत हैरान परेशान था। तभी कुछ दिन बाद रागिनी उससे मिलने के लिए आई। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा है जतिन? मुझे कल से ही ये बात खटक रही है।
क्या बात? जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई वो अमावस्या की रात थी और उसकी अगली अमावस की रात को तुम्हारे पापा भी चल बसे। जरूर कुछ तो अजीब है, वरना बिना किसी कारण 2 लोगों की मौत सामान्य नहीं है। देखो, तुमने वो सब कुछ विधि के अनुसार तो किया था ना। अभी तक हम हमारे परिवार के 2 सदस्यों को खो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उस विधि में हुई किसी ऊंच नीच के कारण हम अपने पूरे परिवार को खो दें। नहीं रागिनी, मैंने तो वो सब कुछ विधि के अनुसार ही किया था। तुमने मुझे जो वो किताब दी थी उसके अनुसार ही मैंने वो पूरी विधि की थी। तो ये सब कैसे हो रहा है? सोचो जरा, कहाँ है वो किताब? खोलो उसे। रागिनी के कहने पर जतिन ने वो किताब खोली और उसमें लिखी हर बात को वो दोनों बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगे। तभी जतिन ने कहा, हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, कुछ भी अलग नहीं किया। जतिन की बातें सुनते हुए भी रागिनी का ध्यान उस किताब पर था। रागिनी ने उस किताब को अपने हाथ में उठाया तो वो बुरी तरह पसीने से भीग गई। क्या हुआ रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? ओह नो जतिन, इस किताब का एक पन्ना फटा हुआ है। इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। जरूर इस पन्ने पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा था, उसी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, वरना पता नहीं हमारी फैमिली के साथ क्या हो जाए। चलो प्लीज। रागिनी की बातें सुनकर जतिन के भी पसीने छूट गए थे। वो दोनों बड़ी ही जल्दबाजी में उनके पास के एक गांव में एक तांत्रिक बाबा के पास गए। तांत्रिक बाबा उन दोनों को देखते ही भाप गए कि जरूर उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। बाबा, हम मुसीबत में हैं, अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। भाप चुका हूं मैं, गंध आ रही है मुझे उसकी। मुंजा को जागृत किया है ना तुमने, बहुत बड़ी गलती की है। नहीं छोड़ेगा वो, किसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत कहिए बाबा, पहले ही हमारे परिवार के 2 सदस्यों को वो अपने साथ लेकर जा चुका है। हमारे परिवार की रक्षा कीजिए बाबा। मुंजा का साधना आसान कार्य नहीं है। उसकी साधना में की गई एक छोटी सी गलती इंसान के पूरे वंश का सर्वनाश कर सकती है। किसने ज्ञान दिया तुम्हें मुंजा को साधने का, और तुमने आखिर उसे साधा ही क्यों? बाबा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। हमने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब एक दिन हमारे एक दोस्त ने बताया कि मुंजा साधना करके तुम किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो, उनसे अपनी हर बात मनवा सकते हो। इसलिए मैं एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वे जैसे ही थोड़ी देर के लिए अपने स्थान से गए तो मैंने उनके झोले से मुंजा साधना की किताब को चुरा लिया और उनसे बिना कुछ कहे वहां से चला आया। हाँ बाबा, जतिन ने उस किताब में लिखी विधि के अनुसार सब किया तो सही, लेकिन उस किताब का एक पन्ना फटा हुआ था, जिस वजह से उस क्रिया में कोई चूक हो गई। हमारी मदद कीजिए बाबा, हम दोनों के परिवार पर वो खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारे पूरे परिवार की तस्वीर चाहिए, जिस पर मैं रक्षा क्रिया करके उन सबको मुंजा के प्रभाव से मुक्त कर सकूं। तुम दोनों कल रात्रि मेरे पास आ जाना, मुझे रक्षा क्रिया की तैयारी करनी होगी। बाबा की बात सुनकर उन दोनों ने घबराते हुए हाँ में सर हिलाया। अगली रात्रि वो दोनों अपने अपने परिवार की तस्वीर लेकर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने वहां पर एक यज्ञ कुंड तैयार किया था। यज्ञ कुंड में जल रही अग्नि का धुआं चारों दिशाओं में फैला हुआ था। तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक यज्ञ पूर्ण ना हो जाए तब तक ना तो अपने मुंह से कोई शब्द निकालना और ना ही यज्ञ कुंड को छोड़कर कहीं जाना। वो कोशिश करेगा तुम्हें छलने की। ठीक है बाबा, हम ध्यान रखेंगे। ये कहते हुए वो दोनों यज्ञ कुंड में बैठे। तभी बाबा ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ करना शुरू किया कि तभी थोड़ी देर बाद उन्हें किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उनके सामने एक कपड़े से लिपटा हुआ लगभग 30-40 दिन का बच्चा बिलखते हुए रो रहा था। तभी एक आदमी आकर उस बच्चे का गला दबाने लगा। उस छलावे को हकीकत समझकर उस बच्चे को बचाने के लिए जतिन और रागिनी वहां से उठने ही वाले थे कि तभी उन्हें बाबा की कही हुई बातें याद आई और वो अपने कदमों को रोकते हुए यज्ञ कुंड की अग्नि की ओर देखने लगे। उनके आसपास बेहद ठंडी हवाएं चल रही थी। किसी अदृश्य शक्ति को वो अपने पास महसूस कर रहे थे।
डर के मारे उन दोनों का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। तभी बाबा ने उनके हाथ से उनके परिवार की तस्वीरों को लिया और उन पर अभिमंत्रित जल छिड़क कर माता रानी के चरणों में रखे सिंदूर से उन पर तिलक किया। बाबा ने उन दोनों के परिवार की तस्वीरों को एक लाल धागे से बांध दिया और अपने एक लकड़ी के बक्से में रख दिया। बाबा ने उन दोनों के ऊपर भी अभिमंत्रित जल छिड़क कर उनके हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया। तभी उन दोनों को अपने पास महसूस हो रही वह दृश्य शक्ति का एहसास होना बंद हो गया। उनके आसपास का वातावरण अब बिल्कुल सामान्य हो गया था कि तभी बाबा ने उनसे कहा, यह सोचकर खुश मत होना कि वह इतनी आसानी से चला गया है। इस रक्षा यज्ञ से तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित तो हो गया है, लेकिन तुम सबके बदले वो किसी एक को लेकर जाएगा। याद रखना बेटी, तुम जब गर्भवती होगी तो अपने गर्भ का खास ख्याल रखना। अपने पेट को किसी भी समय खुला मत छोड़ना, हमेशा उसे ढक कर रखना, वरना वो तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे परिवार को बचा लिया। बाबा का धन्यवाद कर कर वो दोनों वहां से लौट आए। कुछ समय बाद बहुत समझाने पर उनके घर वालों ने उन दोनों को शादी की मंजूरी दे दी। शादी के 6 महीने बाद रागिनी प्रेग्नेंट हो गई। उसकी प्रेगनेंसी को भी अभी 7वां महीना लग चुका था। तभी एक दिन छत पर टहलते हुए एक अजीब सा पक्षी उसके आसपास चक्कर लगाने लगा। रागिनी को वो पक्षी बहुत विचित्र सा लगा। रागिनी ने उस दिन साड़ी पहनी थी। तभी जतिन की भतीजी खेलते हुए उसके पास आई, लेकिन तभी छत पर चलते हुए उसके पैर आपस में लड़खड़ा गए और उस बच्ची ने गिरने से बचने के लिए रागिनी के साड़ी के पल्लू को कसकर खींच लिया। तभी अचानक उस कारण रागिनी का पल्लू उसके पेट से सरक गया और उस पक्षी की नजर उसके गर्भ पर पड़ गई। उसकी नजर रागिनी के गर्भ पर पड़ते ही रागिनी के पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। वह कराहती हुई वहीं गिर पड़ी। घर वाले जल्द से जल्द उसकी ऐसी हालत देखकर उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक उसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर चुका था। मुंजा अपने साथ उसके गर्भ में पल रहे पहले बच्चे को अपने साथ ले गया था। अब वो लोग हमेशा के लिए मुंजा के प्रभाव से मुक्त हो चुके थे, क्योंकि वो अपने साथ उनके पूरे परिवार को बख्शने की कीमत ले चुका था। लेकिन अगर उन दोनों ने ही मुंजा को सिद्ध करने की वो गलती ना की होती तो आज उन दोनों के पिता के साथ उनका बच्चा भी सलामत होता। दोस्तों, तंत्र साधना, काला जादू और अनेक ऐसी काली सिद्धियां इंसान को जो चाहे वो दे तो देती है, लेकिन उसे पाने के लिए कभी कभी लोगों को उसकी बेहद भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर तांत्रिक बाबा ने रक्षा यज्ञ करके उन्हें सुरक्षित ना किया होता तो उनकी यह गलती के कारण उन दोनों का पूरा परिवार आज खत्म हो चुका होता। इसलिए हमेशा ऐसी काली विद्याओं और काली साधनाओं से दूर रहें, क्योंकि इन साधनाओं में की गई एक छोटी सी गलती की सजा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार और वंश का भी सर्वनाश कर सकती है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। डेविड उसका परिवार बहुत साल के बाद अमेरिका से लौटा था। कुछ दिनों के बाद डेविड की शादी थी। घर में सभी लोग शादी की तैयारी में लगे थे। इस बीच डेविड ने अपने मॉम डैड को सरप्राइज देने के लिए एक न्यू कार खरीद ली और एक घर बुक कर दिया। घर शहर के बाहर बनी हुई कॉलोनी में था। क्योंकि वो शहर के बाहर था इसलिए वहां पर ज्यादा हलचल नहीं थी। कार को देखकर उसी वक्त उसकी बहन रोजी नए घर जाने की जिद करने लगी। रोजी डार्लिंग, ये क्या बचपना है बेटा, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग कल चलेंगे। मगर रोजी नहीं मानी तो डेविड एक अच्छे भाई की तरह उसकी जिद पूरी करने के लिए उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। अब तो खुश हो ना? मगर ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? शहर के बाहर है मगर थोड़ी बहुत आवाजाही तो रहती है।
आज तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। रोजी ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों भाई बहन कार से अपने घर की ओर रवाना हो गए। रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी थोड़ी दूर जाकर उनकी कार रुक गई। वे लोग कुछ पल कार में ही रहकर किसी मदद का इंतजार करने लगे, मगर कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरा। कि यार, अब ये क्या मुसीबत है। ये तो नई कार है और पेट्रोल टैंक भी फुल दिख रहा है, फिर अचानक से कैसे बंद हो गई। डेविड बोनट खोलकर कार को चेक कर रहा था। तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे पलटकर देखा तो कुछ भी नहीं था। वो दोबारा बोनट चेक करने लगा। तभी किसी के जोरों से हंसने की आवाज आ रही थी। डेविड इधर उधर देखने लगा, शायद कोई मदद मिल जाए, मगर तभी उसे रोजी की चीख सुनाई दी। वह तुरंत उसके पास आया तो वहां पर कार में रोजी नहीं थी। वो उसे आवाज देकर ढूंढने लगा, मगर वो तो वहां से गायब हो चुकी थी और अब उस रोड पर गाड़ियां आना जाना शुरू हो गई। डेविड ने एक गाड़ी को रोककर मदद मांगी। गाड़ी में एक बुजुर्ग दंपति बैठे हुए थे। उन्होंने जब सारी बात सुनी तो, बेटा, अब तुम्हारी बहन कभी नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी हो सके यहां से तुम भी चले जाओ, कहकर उन्होंने भी तुरंत गाड़ी शुरू की और वहां से चले गए। अब डेविड ने कार चालू की तो कार तुरंत चालू हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। वह परेशान सा अपने घर पहुंचा और मां को सारी बात बताई। डेविड ने सोच लिया था कि आखिर उसकी बहन कहां गायब हो गई। अब वो इस रहस्य तक पहुंचकर रहेगा। वो अगले दिन सुबह ही उस हाईवे से थोड़ी सी दूर स्थित चर्च में पहुंचा। फादर अभी प्रेयर कर ही रहे थे। डेविड ने अपनी बहन की याद में वहां पर मोमबत्ती जलाई और यीशु से उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगा। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। तुम जिसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। फादर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है? वो कल रात को इस जंगलों में गायब हुई थी। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। माई चाइल्ड, यह सब उस यीशु की मर्जी से हुआ है। तुम्हारी बहन का गायब होना और तुम्हारा यहाँ आना इस बात का संकेत है कि अब उस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिलने का समय आ गया है। फादर, कौन सी आत्मा? कैसी आत्मा? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और मेरी बहन ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने उसे मार दिया? उस आत्मा के तार तुम्हारे पिता से जुड़े हुए हैं। मेरे पिता से जुड़े हुए हैं? मतलब? यार, आज तो ठंड बहुत है। ऐसी ठंड में तो हालत खराब हो जाए। रोनी, कहो तो तुम्हारे लिए कुछ गर्मी का इंतजाम कर दे। इंतजाम? कैसा इंतजाम? देख लो, सड़क किनारे एक माल हमारा इंतजार कर रहा है। सड़क किनारे की गर्मी कार में कैसे आएगी? देखते जाओ तुम्हारा दोस्त क्या करता है। कहते हुए उन्होंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। सुनिए, क्या आप बता सकती है यहाँ पर खाने के लिए अच्छा कहाँ पर मिलेगा? ये तो छोटा सा गांव है, यहाँ पर कोई होटल नहीं है। मगर हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। कहते हुए लड़की जैसे ही पलटी, रोनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। दोनों ने उसकी जिंदगी खराब करके उसे जंगलों के बीच छोड़ दिया था। वो लड़की वहां पर तिल तिल तड़प कर मरी। घर वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी लाश भी नसीब नहीं हुई। डेविड, वो आत्मा तुम्हें तुम्हारा पिता समझ रही है। उसके हिसाब से तुम उसके गुनहगार हो। कुछ दिन पहले उसने उस हाईवे पर रोनी को भी मारा था। अब तुम्हारे पिता की बारी है। जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेगी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मगर इस पूरे घटनाक्रम में मेरी बहन की क्या गलती थी? उसे सजा क्यों मिली? यदि वो मुझे अपना गुनहगार समझ रही है तो उसे मुझे मारना था। वो बरसों से अपना बदला लेने के लिए तड़प रही है। शायद इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए तुम्हें तड़प का एहसास कराने के लिए तुम्हारी बहन को मारा है। यदि अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे तो तुम्हारे पापा को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। फादर, क्या और किसी तरीके से उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती? नो माय चाइल्ड, उसका उद्देश्य केवल और केवल अपना बदला लेना है। डेविड बहुत असमंजस की स्थिति में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक और माँ, उसकी होने वाली पत्नी, और वो खुद तो दूसरी ओर पिता। कोई भी निर्णय लेना उसके लिए तकलीफ देह था।
तभी उसका फोन बजने लगा। फोन उसकी मंगेतर का था। डेविड डियर, तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत अस्पताल पहुँचो। क्या हुआ मारिया? तुम परेशान क्यों दिख रही हो? मैं और मॉम रोज की सलामती के लिए प्रेयर करने चर्च गए थे। लौटते वक्त न जाने कैसे बीच सड़क पर हमारी गाड़ी खराब हो गई और मैं उसे सही करने की कोशिश कर रही थी। तभी किसी ने माँ के सर पर वार किया। मॉम को बहुत चोट लगी है डेविड। मारिया की बात सुनकर डेविड तुरंत अपनी मॉम के पास जाने के लिए निकला तो उसे कार में एक साया नजर आया। डरते हुए उसने कार रोकने की कोशिश करी, मगर कार उसके कंट्रोल से बाहर थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सड़क पर लहरा कर चलते हुए कुछ दूर चलने के बाद उसकी कार का भी एक्सीडेंट हो गया। वो तो डेविड पहले से ही सतर्क था, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई, मगर उसके हाथ में भी माइनर फ्रैक्चर हो गया था। डेविड को समझ में आ गया था कि अब यदि उसे और अपने परिवार की रक्षा करनी है तो या तो उस आत्मा को शांत करना होगा या बदला लेने में उसकी मदद करनी होगी। वो उसी रात डेविड अपने पापा को लेकर उसी रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगा। रास्ते में खुद ही उसने कार रोक दी और बाहर सड़क पर निकलकर जोरों से चीखते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो, मुझे अच्छे से पता है तुम यहीं कहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लो, तुम आ जाओ अपना बदला लेने और मुक्त हो जाओ। डेविड, तुम ये क्या बोल रहे हो? मुक्त हो जाओ, बदला ले लो? किस बारे में बात कर रहे हो? डेविड उन्हें कुछ बता पाता उसके पहले ही वो काला साया उनके सर पर मंडराने लगा। देखते ही देखते उस साये ने लड़की का रूप ले लिया, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो गुस्से में उनकी ओर देखते हुए बोली, जो काम मैं जीते जी नहीं कर पाई वो मैं अब करूंगी। देखते ही देखते उसने अपने आंखों के इशारे से उन्हें हवा में उड़ा दिया और फिर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने खुद ही अपने कपड़े फाड़े और खुद के ही शरीर को नोचने लगे। देखते ही देखते वहां पर कई सारे पक्षी आ गए और उन लोगों ने उसके शरीर को नोच नोच कर खा लिया। उनके शरीर पर एक भी मांस का टुकड़ा बाकी नहीं था। अपने पिता की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर डेविड को बहुत पछतावा हो रहा था, मगर उस लड़की की आत्मा को गहरा सुकून और मुक्ति मिल गई। आई एम सॉरी डैड, मैं अच्छे बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया, मगर एक अच्छा इंसान बनकर आपको आपके कर्मों की सजा जरूर दिलाई। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें